हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए करनी बोथरा फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। आज की क्लास में मैं आपको सीए फाइनल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ, दैट मीन्स प्रोफेशनल एथिक्स एंड मिसकंडक्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीए फाइनल ऑडिटिंग ऑडिट सब्जेक्ट का। और इस टॉपिक में मैं पूरे कवरेज कवर करूँगा शेड्यूल के साथ, सभी जितने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं इंक्लूडिंग पास एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैं शेड्यूल के साथ कवर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन सीए एक्ट 1949, जिसमें दो शेड्यूल दिए गए हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। एंड शेड्यूल 2 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इन सभी शेड्यूल के अंदर क्लॉजेस दिए गए हैं। लाइक पार्ट 1 में टोटल 12 क्लॉजेस हैं जो कि अप्लीकेबल है मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए। पार्ट 2 में 2 क्लॉजेस है जो अप्लीकेबल है एम्प्लॉय सीए के लिए, ऐसे सीए जो एम्प्लॉयमेंट में है। पार्ट 3 में 3 क्लॉजेस हैं जो ऑल सीए के लिए अप्लीकेबल है, जर्नली सीए के लिए। एंड पार्ट 4 में 2 क्लॉजेस है ऑल सीए, जर्नली सीए के लिए अप्लीकेबल है। एंड शेड्यूल 2 पार्ट 1 10 क्लॉजेस प्रैक्टिसिंग सीए के लिए, पार्ट 2 में 4 क्लॉजेस है ऑल सीए के लिए, एंड पार्ट 3 में 2 क्लॉजेस है ऑल सीए के लिए। इन सभी क्लॉजेस में ये दिया गया है कि एक सीए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ये सभी एक्ट और ओमिशन नहीं कर सकता। अगर उसने किया तो उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, एंड प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। और इंस्टीट्यूट अब उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी अंडर सेक्शन 21 ऑफ द सीए एक्ट 1949। शेड्यूल 1 पार्ट 4 में जो 2 क्लॉजेस हैं वो अदर मिसकंडक्ट के बारे में है। एंड शेड्यूल 2 के पार्ट 3 में जो एक क्लॉज है, सॉरी, दैट्स ए अदर मिसकंडक्ट। तो सबसे पहले पार्ट 1 12 क्लॉजेस विच आर अप्लीकेबल फॉर मेंबर इन प्रैक्टिस। ए मेंबर इन प्रैक्टिस शैल डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एक मेंबर इन प्रैक्टिस को फॉलोइंग केसेस में गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। क्लॉज नंबर 1, इफ ही अलाउ और परमिट टू एनी पर्सन टू यूज हिज नेम और फर्म नेम टू प्रैक्टिस एज ए चार्टर अकाउंटेंट एक्सेप्ट हिज एम्प्लॉय और अनदर्स एम्प्लॉय और पार्टनर इन सीए। मतलब केवल 2 पर्सन को अलाउ कर सकता है, अपने एम्प्लॉय सीए को और पार्टनर सीए को। अभी मई 19 में क्वेश्चन आया था कि एक सीए ना दूसरे सीए को, फ्रेशर सीए को अलाउ कर रहा है कि वो उसके ऑफिस में उसका फर्म का नाम यूज करके प्रैक्टिस कर ले, तो गिल्टी हो जाएगा अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 1। कोई भी सीए किसी भी दूसरे पर्सन को अलाउ नहीं कर सकता एक्सेप्ट अपने पार्टनर को और एक्सेप्ट अपने एम्प्लॉय सीए को। सेकेंड नंबर क्लॉज, फीस शेयरिंग करना, पे और एग्री टू पे एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम हिज प्रोफेशनल वर्क टू एनी पर्सन एक्सेप्ट विथ फॉलोइंग पर्सन। फॉलोइंग पर्सन के साथ फीस शेयरिंग कर सकता है, अपने पार्टनर के साथ, रिटायर पार्टनर के साथ, अनदर सीए इन प्रैक्टिस के साथ, मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी एंड पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज में बी प्रिस्क्राइब। लाइक एडवोकेट हो गया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, एक्चुरी हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, एमबीए, ये सभी पर्सन क्वालिफाइड पर्सन है जो प्रिस्क्राइब किए गए काउंसिल के द्वारा। इसमें एक इंपॉर्टेंट काउंसिल का गाइडलाइन था रिगार्डिंग सेल ऑफ गुडविल बाय द विडो ऑफ द डिसीज सीए। अगर एक सीए की डेथ हो गई है तो उसकी विडो जो है, उसके डिसीज हस्बैंड की जो सीए था, उसकी फर्म की गुडविल को सेल कर सकती है टू अनदर सीए इन प्रैक्टिस को। बट गुडविल का कंसीडरेशन लमसम होना चाहिए, उसका परचेजर के प्रॉफिट या फीस से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। हाउएवर कंसीडरेशन में बी पे इन द इंस्टॉलमेंट, यानी परचेजर कंसीडरेशन इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। और परचेजर कैन कंटिन्यू यूज द नेम ऑफ द फर्म ऑफ डिसीज सीए प्रोवाइडेड ही शुड इन्फॉर्म गेट परमिशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द डिसीज सीए। और अगर डिस्प्यूट है गुडविल के बारे में,
लीगल हियर के बीच में, तो उस डिस्प्यूट के एग्जिस्टेंस के बारे में अपने को इन्फॉर्म करना है 1 साल के अंदर। और इस केस में इंस्टीट्यूट उस फर्म का नाम कंटिन्यू रखेगी अपने रिकॉर्ड में, और जैसे ही डिस्प्यूट सेटल हो जाता है उसके बाद 1 साल के अंदर आपको इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर देना है रिगार्डिंग द यूज ऑफ द नेम ऑफ द फर्म। क्लॉज नंबर 3 है रिसीव और एग्री टू रिसीव। क्लॉज नंबर 3 है एग्री और एग्री टू रिसीव और एग्री टू रिसीव एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पार्टनर अनदर सी इन प्रैक्टिस एंड मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी। मतलब कोई सीए किसी दूसरे पर्सन से प्रोफेशनल वर्क की शेयरिंग रिसीव नहीं कर सकता एक्सेप्ट पार्टनर से, एक्सेप्ट अनदर सी इन प्रैक्टिस से, और एक्सेप्ट मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज। क्लॉज नंबर 4 है एंटर इनटू पार्टनरशिप टू कैरी आउट द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। कोई भी सीए पार्टनरशिप नहीं कर सकता टू कैरी आउट द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी विथ एनी पर्सन अदर देन एक्सेप्ट अनदर सी इन प्रैक्टिस, दैट मीन्स सीए से पार्टनरशिप कर सकता है, एंड सेकेंड मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज लाइक सीएस, सीएमए, एडवोकेट, एक्चुरी, ये सभी मेंबर है रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी से के, इनसे पार्टनरशिप परमिसिबल है। ध्यान रखिएगा 114 अप्लीकेबल ओनली फॉर द प्रोफेशनल पार्टनरशिप। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अगर वो बिजनेस करने के लिए कोई पार्टनरशिप कर रहा है तो 1111 अट्रैक होगा, नॉट द 114। क्लॉज नंबर 5 टू सिक्योर द प्रोफेशनल वर्क बाय यूजिंग द सर्विस ऑफ एनी पर्सन। कोई भी सीए अदर पर्सन की सर्विस का यूज करके प्रोफेशनल वर्क रिसीव नहीं कर सकता, जीपीएम हो जाएगा, एक्सेप्ट अपने पार्टनर के थ्रू या अपने एम्प्लॉय के थ्रू प्रोफेशनल वर्क रिसीव कर सकता है। क्लॉज नंबर 6 विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिसिट द क्लाइंट। क्लाइंट को सॉलिसिट करना और प्रोफेशनल वर्क को बाय मीन्स ऑफ सर्कुलर, पर्सनल कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट और एनी अदर मोड विच आर नॉट परमिटेड टू, बट ए सीए इन प्रैक्टिस कैन invite the work from another CA in practice and can respond to the tender। अगर एक सीए किसी दूसरे सीए से वर्क इनवाइट कर सकता है असाइनमेंट बेसिस पर, और एक सीए किसी टेंडर का रिस्पांस दे सकता है, अगर टेंडर ऑर्गेनाइज किया गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने तो उस टेंडर का वो रिस्पांस दे सकता है। बट टेंडर के बारे में आईसीए ने नोटिफिकेशन इशू किया था 2016 में कि अगर वो टेंडर किसी ऐसे प्रोफेशनल वर्क के लिए इनवाइट किया गया है विच आर एक्सक्लूसिव ओपन फॉर सीए, दैट मीन्स ऑडिटिंग एंड सर्टिफिकेशन वर्क, इन सच केस ए सीए कैन रिस्पॉन्स ओनली व्हेन टेंडर डॉक्यूमेंट प्री डिफाइन द मिनिमम फीस। मिनिमम फीस पहले से डिफाइन होनी चाहिए, लेकिन अगर वो टेंडर सभी प्रोफेशनल के लिए ओपन है, मतलब कोई भी प्रोफेशनल उसमें रिस्पॉन्स दे सकता है, तो इस केस में ए सीए कैन रिस्पॉन्स इवन मिनिमम फीस क्राइटेरिया हैज़ बीन प्री डिफाइन और नॉट, चाहे उसमें टेंडर डॉक्यूमेंट में मिनिमम फीस उस प्रोफेशनल वर्क का डिफाइन हो या ना हो, वो रिस्पॉन्स दे सकता है। फर्दर 116 में बहुत सारी गाइडलाइंस है कि एक सीए जनरली अपने प्रोफेशनल वर्क को एडवर्टाइज नहीं कर सकता है। एक सीए लिमिटेड पर्पज के लिए एडवर्टीजमेंट दे सकता है, लिमिटेड सर्कुलेशन होना चाहिए मैगजीन न्यूज़पेपर में, लाइक चेंज इन द, अगर फर्म का नेम चेंज हुआ है, एड्रेस चेंज हुआ है, टेलीफोन नंबर चेंज हुआ है, तो इन सभी पर्पज के लिए वो मैगजीन में या न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकता है। एक सीए बुक पब्लिश कर सकता है, लेकिन बुक्स में फर्म का नाम का रेफरेंस नहीं होना चाहिए, नो रेफरेंस ऑफ द फर्म। एक सीए हैंडबिल, हैंडबिल का मतलब है अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है रिसेंट, लाइक इनकम टैक्स में अमेंडमेंट, कंपनी लॉ में अमेंडमेंट, तो अपने क्लाइंट को अवेयर करने के लिए हैंडबिल इशू कर सकता है, बट केवल क्लाइंट को ही इशू होना चाहिए, जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज द कि एक सीए ग्रीटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड अपने फर्म इशू कर सकता है, और उसमें अपने फर्म का नाम, अपना नाम और चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड यूज कर सकता है, प्रोवाइडेड उसका भी लिमिटेड सर्कुलेशन होना चाहिए, ओनली बिटवीन द क्लाइंट्स, क्लोज फ्रेंड एंड द रिलेटिव्स।
नेक्स्ट गाइडलाइन विथ रिस्पेक्ट टू 116 अंडर, कि अगर एक सीए को रिमूव किया जाता है अंडर सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, तो ऑडिटर को अपना राइट रहता है रिप्रेजेंटेशन देने का. सच रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बी मेड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी, टू सॉलिसिट द शेयर होल्डर or to defame the any person. The representation should be made in the dignified manner. That means how he had independently acted till the अभी तक उसने आज तक इंडिपेंडेंटली एक्ट किया है, ऑनेस्टली काम किया है और अपनी विलिंगनेस शो कर सकता है कि वो कंपनी में कंटिन्यू अपॉइंट होना चाहता है इफ द शेयर होल्डर रीअपॉइंट या अपॉइंट. तो ये वो चीज़ लिख सकता है, लेकिन वो अपनी कोई पब्लिसिटी नहीं कर सकता, नीडलेस पब्लिसिटी, ऐसा मैटर न लिखे जिससे उसकी पब्लिसिटी हो या वो किसी को डिफेम करे, अदरवाइज वो गिल्टी हो जाएगा अंडर 116 में. एक सीए टेलीफोन डायरेक्टरी, अगर उस सिटी में टेलीफोन डायरेक्टरी पब्लिश हो रही है तो उसमें अपना नाम इंक्लूड करवा सकता है अंडर द सीए के सेक्शन में, लेकिन कोई स्पेशल पेमेंट, एडिशनल पेमेंट नहीं होना चाहिए कि वो स्पेशल पेमेंट कर रहा है और अनड्यू पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए उसमें. नेक्स्ट इम्पैनलमेंट के बारे में गाइडलाइन है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सीए का पैनल मेंटेन करती है तो एक प्रैक्टिसिंग सीए लेटर लिख सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना नाम उस पैनल में इंक्लूड करवाने के लिए, बट वो रोविंग इंक्वायरी नहीं कर सकता. रोविंग इंक्वायरी का मतलब अगर उसे कंफर्म नहीं है कि वो पैनल मेंटेन करती है कि नहीं और फिर भी आप लेटर लिख रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो इस केस में इसे रोविंग इंक्वायरी माना जाएगा और आप गिल्टी हो जाएंगे 116 में. नेक्स्ट वेबसाइट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि एक सीए या फर्म वेबसाइट क्रिएट कर सकती है. वेबसाइट में कोई भी कलर यूज किया जा सकता है, कोई डिजाइन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. एंड वेबसाइट का नाम इंडिविजुअल या फर्म के नाम से मिलता जुलता होना चाहिए, बट मे बी डिफरेंट नेम से भी हो सकता है. वेबसाइट ऑलवेज रन ऑन द पुल टेक्नोलॉजी नॉट ऑन द पुश टेक्नोलॉजी. वेबसाइट हमेशा पुल टेक्नोलॉजी में रन होनी चाहिए, नॉट ऑन द पुश टेक्नोलॉजी. वेबसाइट पे बेसिक डिटेल फर्म के बारे में, पार्टनर के बारे में, पार्टनर की पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, सर्विस ऑफर बाय द फर्म, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्म, ये सभी डिटेल दी जा सकती है. पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ दिया जा सकता है. जो लोगो इंस्टीट्यूट ने सीए का लोगो प्रिस्क्राइब किया है वो अपन यूज कर सकते हैं वेबसाइट में, बट वेबसाइट में कोई भी फर्म अपने क्लाइंट का नाम और फीस चार्ज की डिटेल नहीं दे सकती है. लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर किसी रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है कि सीए को अपने क्लाइंट का नाम, चाहे वो रेगुलेटर किसी लॉ में इस्टेब्लिश है या नहीं है, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, अगर उस रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है कि सीए को अपने क्लाइंट का नाम और फीस चार्ज की डिटेल देनी पड़ेगी, देन सच सीए आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ क्लाइंट और फीस चार्ज डिटेल. फर्दर वो उसके नीचे ये मेंशन करेगा कि उसने इस रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट के ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रेगुलेटर का नाम, वाइड नोटिफिकेशन नंबर, जो भी रेगुलेटर का नोटिफिकेशन या सर्कुलर नंबर होगा उसका रेफरेंस देना पड़ेगा उसे अपनी वेबसाइट में. वेबसाइट में हम लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, बट रेस्ट्रिक्टेड टू द लिंक ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट, रेगुलेटरी अथॉरिटी वेबसाइट, आईसीए की वेबसाइट, ब्रांच की वेबसाइट, रीजनल काउंसिल की वेबसाइट और अदर प्रोफेशनल बॉडी लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड एंड चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स. इन सभी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, लेकिन किसी प्राइवेट वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है. वेबसाइट में जब भी आप एनुअल मेंबरशिप फीस पे करेंगे तो इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना है अबाउट द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट. एंड वेबसाइट में आपका डेट लिखा होना चाहिए कि कब तक वो डेट अपडेटेड है. ये वेबसाइट में अपन बुलेटिन बोर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं. वेबसाइट में अपन सर्च इंजन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट सर्च रिलेटेड टू द सीए, इंडियन सीए, चार्टर अकाउंटेंट, इंडियन अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इन सभी वर्ड से रिलेटेड सर्च इंजन प्रोवाइड किए जा सकते हैं. वेबसाइट में चैटिंग फैसिलिटी हो सकती है ओनली बिटवीन द मेंबर और बिटवीन द क्लाइंट्स. ऑनलाइन सर्विस भी वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है, प्रोवाइडेड एडवोकेट सेक्रेसी मेंटेन करनी जरूरी है. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन अंडर 116 है. और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है कि अगर एक सीए को
उसका कोई दूसरा सीए अपने क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कराता है। अगर आप सीए हो, मैं भी सीए हूँ, मैं अपने क्लाइंट को कोई सेरेमनी हो रही है, कोई उसमें मैंने आपको, या कोई फंक्शन हो रहा है, तो मैंने अपने क्लाइंट को आपसे इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके बाद अगर क्लाइंट आपके पास आता है प्रोफेशनल वर्क के लिए, मेरा क्लाइंट, तो इस केस में आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए प्रोफेशनल वर्क, अदरवाइज आप गिल्टी हो जाएंगे 116 में। आपकी ड्यूटी है कि आपको ये इंश्योर करना है कि क्लाइंट को, जो उसका पुराना प्रीवियस सीए है, उसके नॉलेज में होना चाहिए कि ये क्लाइंट आपके पास आया है, इसका नॉलेज होना चाहिए, तभी वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल वर्क। देयर आफ्टर क्लॉज नंबर 117, एडवर्टाइज करना प्रोफेशनल अटेनमेंट को और सर्विसेज को, यानी 116 117 से कनेक्टेड है। इसमें एक सीए अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट को, अटेनमेंट को एडवर्टाइज कर रहा है, अपने ग्लोरियस रिकॉर्ड को, अपने नॉलेज को एडवर्टाइज कर रहा है, एक्सपीरियंस को, या फिर वो अपनी प्रोफेशनल सर्विस को एडवर्टाइज कर रहा है, या फिर ए मेंबर इन प्रैक्टिस शैल डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही यूजेस द डेजिग्नेशन अदर देन सीए इन द प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लाइक लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, इन सभी में अदर देन सीए डेजिग्नेशन यूज करता है तो वो गिल्टी हो जाएगा। बट परमिटेड है कि वो टाइटल इंडिकेटिंग डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, टाइटल इंडिकेटिंग डिग्री ऑफ मेंबरशिप ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी का यूज कर सकता है, लाइक सीएस, सीएमए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये भी रिकॉग्नाइज है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये डिग्री रिकॉग्नाइज है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी यूज कर सकता है अपने नाम के आगे। 117 में भी बहुत सारी गाइडलाइन इशू की गई है। एक सीए अपने रेसिडेंशियल एड्रेस में फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता है। एक सीए एडवर्टीजमेंट कर सकता है ओनली फॉर द, अगर उसे क्लाइंट का स्टाफ रिक्रूटमेंट करने अपने लिए, या क्लाइंट के लिए स्टाफ रिक्रूटमेंट करने हैं, या क्लाइंट का बिजनेस सेल करना, अगर वो लिक्विडेटर के रूप में एक्ट कर रहा है तो उसको एडवर्टीजमेंट कर सकता है। इस पर्पज के लिए, सेल ऑफर करने के लिए वो एडवर्टीजमेंट कर सकता है। फर्दर 117 में गाइडलाइन इशू की गई कि अगर एक सीए किसी कंपनी का डायरेक्टर है, लाइक एक सीए डायरेक्टर बन सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वो कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उस डायरेक्टर का नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया जा सकता है, और वो सीए अपने आप को डिस्क्राइब कर सकता है एज ए चार्टर अकाउंटेंट, बट फर्म का नाम यूज नहीं होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में, और कोई भी पब्लिसिटी और कोई भी एडवर्टीजमेंट उस सीए का प्रोस्पेक्टस में नहीं होना चाहिए। देयर आफ्टर 118, जब भी आप ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं किसी भी लॉ में या कोई भी ऑडिट, तो आपको कंपलसरी है प्रीवियस ऑडिटर से राइटिंग में कम्युनिकेट करना है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो आप गिल्टी हो जाएंगे अंडर 118 में। कम्युनिकेशन शुड बी मेड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू और बाय हैंड डिलीवरी विथ एक्नॉलेजमेंट। और रिसेंटली कोविड के चलते इंस्टीट्यूट ने परमिट किया है कि एक सीए इन प्रैक्टिस कैन कम्युनिकेट थ्रू ईमेल। ईमेल के थ्रू भी प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन सामने वाले प्रीवियस ऑडिटर से, जो रिटायरिंग ऑडिटर है, उससे एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव होना चाहिए कि उसको लेटर रिसीव हो गया है, उसके ईमेल एड्रेस से, जो उसका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस आईसीए के पास है, उस एड्रेस से आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होना चाहिए रिगार्डिंग द रिसिप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, और ऑल टाइप ऑफ ऑडिट के लिए अप्लीकेबल है, चाहे वो स्टेचूटरी ऑडिट हो, चाहे इंटरनल ऑडिट हो, टैक्स ऑडिट हो, कोई भी ऑडिट हो, हर ऑडिट के लिए ये कम्युनिकेशन कंपलसरी है। क्लॉज नंबर 119, जब भी आप कंपनी एक्ट में ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कंपनी ने आपकी अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में 139, 140 में जो रिक्वायरमेंट दी है वो कंप्लाई किया है कि नहीं। अगर आपने ये असर्टेन नहीं किया और ऑडिट एक्सेप्ट कर ली तो आप गिल्टी हो जाएंगे 119 में। 139, 140 की रिक्वायरमेंट को आपको चेक करना है कि आपकी अपॉइंटमेंट के बारे में कंपनी ने 139 की रिक्वायरमेंट कंप्लाई की है कि नहीं। लाइक अपॉइंटमेंट के लिए, लाइक फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बोर्ड करती है, लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट एमडी ने कर दी है, तो आपको अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने आपकी अपॉइंटमेंट के बारे में सेक्शन 139 की रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं की है।
सेकेंड एग्जाम्पल लाइक प्रीवियस ऑडिटर की रिजाइन दे दिया था और कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ने फिलअप कर दी, आपको अपॉइंट कर दिया, तो आपको इस केस में अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी अगर रेजिनेशन की वजह से अराइज हुई है तो बोर्ड को पावर नहीं है फिलअप करने का, जनरल मीटिंग को पावर है अपॉइंट करने का, तो इस केस में आपको वो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो जब भी आप अपॉइंट हो रहे हैं कंपनी एक्ट में, तो आपको ये इंश्योर कर लेना है अपॉइंट होने से पहले कि कंपनी ने आपकी अपॉइंटमेंट के बारे में जो रिक्वायरमेंट सेक्शन 139 और 140 में दी गई है उसको आपने कंप्लाई किया है कि नहीं। दैट्स ए क्लॉज नंबर 9। क्लॉज नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फीस चार्ज करना या ऑफर टू चार्ज करना या एक्सेप्ट करना या ऑफर टू एक्सेप्ट करना फीस ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या फिर ऑन द बेसिस कंटीजेंट इवेंट के बेसिस पर जिसका रिजल्ट फाइंडिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड है। फाइंडिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब जिस पर्पज के लिए आपको अपॉइंट किया गया है उसके फाइंडिंग पर डिपेंड है आपकी फीस, आप गिल्टी हो जाएंगे अंडर 1110। बट इंस्टीट्यूट ने काउंसिल ने 192 रेगुलेशन में परमिट किया है कि कुछ केसेस में सीए फीस परसेंटेज बेसिस पर चार्ज कर सकता है या फाइंडिंग ऑफ इंगेजमेंट के बेसिस पर, रिजल्ट ऑफ इंगेजमेंट के बेसिस पर फीस चार्ज कर सकता है। द फर्स्ट केस इज द इफ ही अपॉइंटेड एज ए लिक्विडेटर ही कैन चार्ज फीस ऑन परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज। इफ ही अपॉइंटेड एज ए वैल्यूअर ही कैन चार्ज फीस ऑन परसेंटेज ऑफ एसेट वैल्यूड। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्टेचूटरी ऑडिटर अपॉइंट होता है ही कैन चार्ज फीस ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, इन सभी के बेसिस पर फीस चार्ज कर सकता है। अगर वो अपॉइंट होता है एज ए डेट रिकवरी कंसल्टेंट ही कैन चार्ज फीस ऑन द परसेंटेज ऑफ डेट्स रिकवर। अगर वो अपॉइंट होता है एज ए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करता है तो ही कैन चार्ज फीस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ बेनिफिट डिराइव बाय द क्लाइंट्स। अगर वो सर्टेन फंड रेजिंग सर्विस प्रोवाइड करता है तो इस केस में वो फीस चार्ज कर सकता है परसेंटेज ऑफ फंड रेज बाय द क्लाइंट्स। यहाँ पर याद रखिएगा फंड रेजिंग सर्विस में बैंक का लोन जो सेंक्शन होता है उसमें सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, क्लाइंट को असिस्ट करता है, वो सर्विस फंड रेजिंग सर्विस में कवर नहीं होगी। इसका मतलब अगर एक सीए अगर क्लाइंट के लोन सेंक्शनिंग में अगर असिस्ट करता है और वो फीस चार्ज करता है 1% ऑफ लोन सेंक्शन अमाउंट, वो गिल्टी हो जाएगा 1110 में। एंड लास्ट इज द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। अगर वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है, मैनेजमेंट सर्विसेज, तो वो परसेंटेज ऑफ फाइंडिंग ऑफ इंगेजमेंट के बेसिस पर फीस चार्ज कर सकता है। फर्दर अगर फीस अगर कोर्ट या स्टेचूटरी अथॉरिटी ने फिक्स की है तो फिर वो यहाँ पर वो कवर नहीं होगा, भले ही वो परसेंटेज बेसिस पर हो या रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग ऑफ इंगेजमेंट के बेसिस पर हो, वो गिल्टी नहीं होगा। देयर आफ्टर 1111 engage in any business or occupation other than profession of charter accountancy। एक सीए केवल सीए प्रोफेशन में जो सर्विसेज कवर होती है उस सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है, उसके अलावा अगर वो कोई अदर ऑक्यूपेशन या बिजनेस में इंगेज होता है तो वो गिल्टी हो जाएगा 1111 में। बट ए सीए कैन बिकम द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी प्रोवाइडेड ही और हिज पार्टनर इज नॉट ए स्टेचूटरी ऑडिटर ऑफ सच कंपनी। मतलब वो किसी कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है बट वो और उसका पार्टनर उस कंपनी का स्टेचूटरी ऑडिटर नहीं होना चाहिए। एंड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स 1111 के बारे में। फर्स्ट नोट, अगर आप होल्डिंग कंपनी के स्टेचूटरी ऑडिटर हैं तो आप सब्सिडरी में डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकते एंड वाइस वर्सा। अगर आप सब्सिडरी के स्टेचूटरी ऑडिटर हैं तो होल्डिंग में डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सिंस इट विल प्रिजुडाइज द इंडिपेंडेंसी ऑफ द ऑडिटर। इससे ऑडिटर की इंडिपेंडेंसी पर इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आप डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आप गिल्टी हो जाएंगे 1111 में। फर्दर 1111 में एक इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है 190A 190A, जिसमें इंस्टीट्यूट ने कुछ ऑक्यूपेशन जनरली परमिटेड किए हैं। यानी जनरली परमिटेड ऑक्यूपेशन है जो कि एक सीए इन प्रैक्टिस इन ऑक्यूपेशन में इंगेज हो सकता है, काउंसिल से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइक वो प्राइवेट ट्यूटरशिप कर सकता है प्रोवाइडेड टीचिंग आवर शुड नॉट एक्सीड 25 आवर इन ए वीक। 25 आवर से अधिक नहीं होना चाहिए। वो किसी सीए फर्म में एज ए एम्प्लॉयमेंट के रूप में अपॉइंट हो सकता है, एम्प्लॉय सीए के रूप में। कोई भी प्रैक्टिसिंग सीए
किसी भी एग्जाम का पेपर चेकर, पेपर वैल्यूअर किसी भी एग्जाम में अपीयर हो सकता है। वो हेड एग्जामिनर, मॉडरेटर बन सकता है। फर्दर एक सीए किसी भी बुक का ऑथर बन सकता है। फर्दर एक सीए केवल प्रोफेशनल बुक का एडिटरशिप कर सकता है। फर्दर एक सीए एग्रीकल्चर लैंड ओन कर सकता है और खुद एग्रीकल्चर एक्टिविटी में खुद इंगेज हो सकता है। लेकिन अगर वो लेबर के थ्रू एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज है, मतलब लेबर के थ्रू वर्क करवा रहा है, तो वो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो खुद इंगेज है, खुद कर रहा है एग्रीकल्चर वर्क, तो वो कर सकता है, जनरली परमिटेड है। एक सीए एलआईसी की एजेंसी होल्ड कर सकता है टू रिसीव द रिन्यूअल कमीशन। एक सीए एमपी और एमएलए की पोस्ट में इलेक्ट हो सकता है, होल्ड कर सकता है। एक सीए कोई भी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट का ऑनरेरियर ऑफिसर अपॉइंट हो सकता है। एक सीए अपनी इंस्टीट्यूट की कोचिंग जो क्लासेस है उसमें पार्ट टाइम बेसिस पर क्लासेस प्रोवाइड कर सकता है, बट टोटल टीचिंग आवर 25 आवर से अधिक नहीं होना चाहिए। प्राइवेट ट्यूटरशिप प्लस जो इंस्टीट्यूट की कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन उसमें क्लासेस प्रोवाइड करना, इन सभी को मिलाकर उसका टोटल टीचिंग आवर 25 आवर से अधिक नहीं होना चाहिए इन ए वीक, एक वीक में। इसके अलावा जितने भी अदर ऑक्यूपेशन होंगे उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। लाइक वो डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर रहा है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। उसका बिजनेस में इंटरेस्ट है, लाइक किसी पार्टनरशिप में वो पार्टनर बन रहा है, तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दीज ऑल आर द जनरल परमिटेड ऑक्यूपेशन के अलावा जितने भी अदर ऑक्यूपेशन हैं उसके लिए उसे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी काउंसिल से, अदरवाइज वो गिल्टी हो जाएगा 1111 में। एंड लास्ट इज 1112, कोई भी सीए अपना अलाउ नहीं कर सकता है टू ऑन हिज बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ फर्म टू एनी पर्सन टू साइन एनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और एनी डॉक्यूमेंट ऑन विच प्रोफेशनल ओपिनियन इज रिक्वायर्ड, एक्सेप्ट वो अपने पार्टनर को अलाउ कर सकता है और दूसरा अनदर सीए इन प्रैक्टिस को अलाउ कर सकता है। इन दो को छोड़ के वो किसी भी अदर पर्सन को अलाउ नहीं कर सकता टू साइन द एनी डॉक्यूमेंट ऑन विच प्रोफेशनल ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। बट काउंसिल ने क्लेरिफाई किया कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें कोई प्रोफेशनल ओपिनियन रिक्वायर नहीं है उसमें वो साइनिंग अथॉरिटी अपने एम्प्लॉय को डेलीगेट कर सकता है, लाइक ऑडिट क्वेरी इशू करना, लाइक अपीयर होना टैक्स अथॉरिटी के सामने एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लाइंट। तो इन सभी के बारे में वो अपने एम्प्लॉय को अथॉराइज कर सकता है। दैट्स ए 1112। तो अपने 12 यहाँ पर क्लॉज कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद शेड्यूल 1 पार्ट 2 2 क्लॉज है, बहुत सिंपल से एम्प्लॉय सीए के लिए। पहला क्लॉज ये बोलता है कि एक एम्प्लॉय सीए अपनी सैलरी या रिमरेशन जो रिसीव हुआ है उसको किसी दूसरे पर्सन से शेयर नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकता। एंड सेकेंड क्लॉज है कि एक एम्प्लॉय सीए कंपनी के कस्टमर, ब्रोकर, एम्प्लॉय इन सभी से कोई भी ब्रोकरेज, कमीशन या प्रॉफिट का पार्ट शेयरिंग रिसीव भी नहीं कर सकता। तो पहला क्लॉज पे के लिए है और दूसरा क्लॉज रिसीव के लिए है, एम्प्लॉय सीए के लिए। शेड्यूल 1 पार्ट 3 में 3 क्लॉजेस हैं। फर्स्ट क्लॉज बोलता है कि एक सीए एफसीए नहीं है लेकिन अपने आप को फेलो मेंबर रिप्रेजेंट करता है, लाइक विजिटिंग कार्ड में वो फेलो मेंबर लिख रहा है लेकिन वो फेलो है नहीं। फेलो मेंबर कब बनता है? जब एक मेंबर को 5 साल हो गए प्रैक्टिस में या 5 साल हो गए स्पेसिफाई एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस, तो इस केस में उसे एफसीए का डेजिग्नेशन मिल जाएगा। उसके लिए उसे अप्लीकेशन देना पड़ेगा सेक्रेटरी ऑफ आईसीआई को और फीस पे करनी पड़ेगी और आपको एफसीए का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेकेंड नंबर क्लॉज है शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2। इफ ए प्रैक्टिसिंग सीए या एनी सीए, एम्प्लॉय सीए fail to furnish the information as required by the institute council, its committees like quality review board, like disciplinary committee, अगर इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन कॉल की है और आपने वो इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की है या उनकी रिक्वायरमेंट है, आपकी ड्यूटी है इंफॉर्मेशन देना है, लाइक सीए एक्ट में लिखा है, रेगुलेशन में लिखा है कि आपको इंस्टीट्यूट को ये रिटर्न फाइल करना है, ये फॉर्म फाइल करना है, आप फाइल नहीं कर रहे हैं, आप गिल्टी हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इससे क्वेश्चन आता है कि अगर एक सीए फर्म है जिसमें
नया पार्टनर एडमिशन लिया है, एक फर्म है एक्स एन कंपनी, तो एक नया फर्म में पार्टनर एडमिशन लिया, नया सीए, तो फर्म की ड्यूटी है कि ना फॉर्म नंबर 18 फाइल करना जरूरी है इंटीमेट करने के लिए कि नया पार्टनर एडमिशन लिया है। और अगर वो नहीं इंफॉर्मेशन देता है तो वो गिल्टी हो जाएगी फर्म अंडर 11132 में, शेड्यूल 131 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2 एंड शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 3। वाइल इनवाइटिंग वर्क फ्रॉम अनदर सीए, 116 याद करिए, 116 ये बोलता है कि कोई सीए दूसरे सीए से वर्क इनवाइट कर सकता है और कोई सीए टेंडर का रिस्पांस दे सकता है। और 133 ये बोलता है कि अगर आप दूसरे सीए से वर्क इनवाइट करते समय या दूसरे टेंडर का रिस्पांस देते समय नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, आप गिल्टी हो जाएंगे, शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 3। एंड देयर आफ्टर शेड्यूल 1 पार्ट 4 दो क्लॉजेस हैं ऑल सीए के लिए, दैट मीन्स मेंबर इन प्रैक्टिस एज वेल एज मेंबर इन एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट क्लॉज इसको अदर मिसकंडक्ट बोलते हैं, अलग से क्वेश्चन आता है, डिफाइन द अदर मिसकंडक्ट। अदर मिसकंडक्ट फर्स्ट क्लॉज, अगर एक सीए ऑफेंस करता है कॉन्विक्टेड बाय द कोर्ट वेदर सिविल और क्रिमिनल विच आर पनिशेबल, पनिश नहीं पनिशेबल, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, तो अदर मिसकंडक्ट में कवर होगा 141। एंड सेकेंड क्लॉज है कि अगर कोई सीए कोई भी ऐसा एक्ट और ओमिशन करता है ड्यू टू विच प्रोफेशन ऑफ सीए या इंस्टीट्यूट का नाम डिसरेप्यूट होता है, डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन ऑफ सीए और इंस्टीट्यूट, इन सच केस वो गिल्टी हो जाएगा अंडर 142 में। वेदर सच एक्ट और ओमिशन डन इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी और अदरवाइज, यानी कि उसने वो एक्ट चाहे अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में किया हो या फिर अदरवाइज, यानी कि पर्सनल लाइफ में भी अगर उसने कोई ऐसा एक्ट किया या ओमिशन जिससे अपने प्रोफेशन का या अपनी इंस्टीट्यूट का नाम डिसरेप्यूट हो रहा है, उसकी रेप्यूटेशन खराब हो रही है, तो इस केस में वो गिल्टी हो जाएगा 142 में। 142 में बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि नॉर्मली ये 10 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जो इंस्टीट्यूट इसी से क्वेश्चन पूछती है। पहला एग्जाम्पल है 142 का अदर मिसकंडक्ट का, लाइक एक सीए अपने क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट को रिटर्न नहीं कर रहा है, इवन क्लाइंट ने पूरी फीस सेटल कर दी, आपकी पूरी फीस दे दी है, फिर भी आप क्लाइंट की बुक्स को वापस नहीं कर रहे हैं, गिल्टी हो जाएंगे 142 अदर मिसकंडक्ट में। सेकेंड, एक सीए पब्लिक अथॉरिटी के लेटर का रिप्लाई नहीं दे रहा है, नोइंगली जीपीएम हो जाएंगे 142 में। अगर एक सीए अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए, अगर उसका कोई क्रेडिटर था उसको पे करने के लिए चेक इशू करता है और उसका चेक डिसऑनर हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, वो गिल्टी हो जाएगा 142 में। लेकिन अगर अदर रीजन की वजह से चेक डिसऑनर हुआ है तो फिर गिल्टी नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर एक सीए कोर्सिव मेथड अडॉप्ट करता है टू ऑब्टेन द बैंक लोन, बैंक से लोन लेने के लिए लाइक बैंक मैनेजर को ऑफर देता है कि हम आपके सभी स्टाफ का रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फ्री में फाइल कर देंगे, तो वो गिल्टी हो जाएगा 142 में। लाइक एक सीए चेक परचेज के अगेंस्ट में लोन लेता है, मतलब वो अपने चेक के अगेंस्ट में लोन लेता है और लोन का रीपेमेंट नहीं करता है, वो गिल्टी हो जाएगा। लाइक एक सीए अपने आर्टिकल क्लर्क का अदर देन प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज करता है, लाइक पर्सनल वर्क के लिए उसका यूज कर रहा है, पर्सनल सर्विसेज में यूज कर रहा है, वो गिल्टी हो जाएगा 142 में। लाइक एक सीए के क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट है, वर्किंग पेपर है ना, वो उसके बेडरूम में मिले, अदर मिसकंडक्ट 142, तो दीज ऑल आर द अदर मिसकंडक्ट। और एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि अगर एक सीए किसी ब्रांच का या किसी ट्रस्ट का ट्रेजरर अपॉइंट होता है और वो मनी का मिस एप्रोप्रिएशन कर लेता है, तो वो गिल्टी हो जाएगा 142 में। देयर आफ्टर शेड्यूल 2 पार्ट, जिसमें 3 पार्ट है, पार्ट 1 जिसमें 10 क्लॉजेस हैं मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए। द फर्स्ट क्लॉज इज दैट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रैक्टिसिंग सीए अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता किसी भी थर्ड पर्सन को, एक्सेप्ट अगर क्लाइंट परमिट करे या फिर इफ रिक्वायर बाय द लॉ और रेगुलेशन, अगर लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर करता है या क्लाइंट परमिट करता है, देन ही कैन डिस्क्लोज द सच इंफॉर्मेशन। द सेकेंड क्लॉज इज दैट, इसमें फर्स्ट क्लॉज में टैक्सेशन फ्रॉड के बारे में आईसीए की कुछ गाइडलाइन है कि अगर ऑडिटर को क्लाइंट का टैक्सेशन फ्रॉड पता चलता है, टैक्स में फ्रॉड किया है और वो फ्रॉड लास्ट ईयर से रिलेटेड है
और उसमें 2 केस, लास्ट ईयर में मैंने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं किया था, मतलब मैंने क्लाइंट का रिटर्न फाइल नहीं किया था और मैंने अकाउंट्स भी एग्जामिन नहीं किए थे, यानी मेरा कोई रोल नहीं है लास्ट ईयर से, और आपको फ्रॉड पता चलता है लास्ट ईयर का, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि क्लाइंट को एडवाइस करिए कि वो फ्रॉड को डिस्क्लोज कर दे टू द डिपार्टमेंट। अगर वो नहीं करता है तो आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, बट आपको ये इंश्योर करना है कि लास्ट ईयर का फ्रॉड करेंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट ना करे। लेकिन अगर लास्ट ईयर आपने ही अकाउंट एग्जामिन किया था और आपसे वो फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हो पाया और करेंट ईयर में वो फ्रॉड पता चलता है, तो क्लाइंट को आप एडवाइस करिए कि आप वो डिस्क्लोज कर दे फ्रॉड डिपार्टमेंट को। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता है तो आप क्लाइंट को, आप डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्म कर दीजिए कि जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी, ऑडिट रिपोर्ट, वो अनरिलायबल है ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन रिसीव सब्सिक्वेंटली, बट डोंट मेक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर अबाउट द सच फ्रॉड टू द डिपार्टमेंट। आप केवल डिपार्टमेंट को ये बता दीजिए कि लास्ट ईयर की रिपोर्ट ना जो मैंने इशू की थी ना उसमें गलती है, वो अनरिलायबल है, बट आप ये मत डिस्क्लोज करिए कि क्लाइंट ने फ्रॉड किया है टैक्सेशन, ये डिस्क्लोज नहीं करना। एंड डोंट रिप्रेजेंट द क्लाइंट इन द करेंट ईयर टैक्सेशन मैटर, मतलब करेंट ईयर में क्लाइंट को रिप्रेजेंट मत करिए। एंड अगर टैक्सेशन फ्रॉड करेंट ईयर से रिलेटेड है तो ऑडिटर को ये बोल देना चाहिए क्लाइंट को कि वो एडवाइस कर देनी चाहिए कि वो डिस्क्लोज करे फ्रॉड को। अगर वो नहीं करता है तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि अगर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट है तो उसको अपनी रिपोर्ट में कवर कर लो, अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई कर दो, बट डोंट मेक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर अबाउट द सच फ्रॉड टू द डिपार्टमेंट। और अगर क्लाइंट ने आपकी सर्विस ही डिस्पेंस कर दी है, मतलब क्लाइंट ने आपको रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि आप बोल रहे थे कि मैं फ्रॉड की रिपोर्टिंग करूंगा, तो क्लाइंट ने आपको रिमूव कर दिया है, तो आपकी फर्दर अब कोई ड्यूटी नहीं बनती है आगे। इसके बाद शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट देना विदाउट एग्जामिन बाय हिमसेल्फ और हिज पार्टनर और हिज एम्प्लॉय, मतलब किसी ने एग्जामिन नहीं किया, डायरेक्टली बैलेंस शीट में आपने रिपोर्ट इशू कर दी, आप गिल्टी हो जाएंगे शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 2 में, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लॉज नंबर 3 है रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल फोरकास्ट, दैट मीन्स एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग। कंपनियों को या एंटिटी को बैंक में लोन लेने या फाइनेंस के लिए अपने प्रोजेक्शन एस्टीमेट प्रिपेयर करने पड़ते हैं और उसमें सीए अपनी रिपोर्ट देता है। अगर एक सीए को अपॉइंट किया गया है और वो रिपोर्ट कर रहा है ऑन एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग या विच आर कंटीजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शन, जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन पर कंटीजेंट है, और वो रिपोर्ट इस मैनर में कर रहा है विच लीड टू ही वाउचेस द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, मतलब वो ना फोरकास्ट की एक्यूरेसी के बारे में रिपोर्ट कर रहा है, मतलब वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो सर्टिफाई कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस को, बैलेंस शीट को, वो ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज कर रहा है कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू है, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू एंड फेयर व्यू है, वो गिल्टी हो जाएगा अंडर शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 3 में। तो इफ ए सीए in practice report on the estimation of earning which are contingent upon future transaction in the manner that lead to he vouches the accuracy of forecast, मतलब वो सर्टिफाई वर्ड यूज कर रहा है या ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज कर रहा है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, अपनी इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड इशू किया इसके बारे में, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, SAE, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट 3400, रिपोर्ट ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि एक सीए रिपोर्ट दे सकता है। उस रिपोर्ट में मेनली वो रिपोर्ट करेगा अबाउट द बेसिस ऑफ एजम्पशन के बारे में, रीजनेबलनेस ऑफ एजम्पशन जो ली गई है प्रिपेयर करने के लिए, सोर्स डेटा जो यूज किए गए उसके बारे में कमेंट करेगा, सोर्स डेटा यूज, बेसिस ऑफ फोरकास्ट बनाने का बेस क्या है, और वो क्लियरली अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि ही डज नॉट वाउचेस द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। उसको अपनी रिपोर्ट में क्लियरली ये मेंशन करना है कि उसने फोरकास्ट की एक्यूरेसी के बारे में वो कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अगर वो 3400 के प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो ही कैन रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल फोरकास्ट। अदरवाइज अगर वो सर्टिफाई या ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज कर रहा है तो वो गिल्टी हो जाएगा 213 में। 214 है एक मेंबर इन प्रैक्टिस शैल डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सप्रेस एन ओपिनियन on the financial statement in which he or his partner or his relative having a substantial interest,
मतलब वो ओपिनियन दे रहा है ऐसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसमें उसका या उसके पार्टनर या उसके रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि एक सीए का रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है और उस कंपनी ने आपको अपॉइंट किया है टू इवैल्यूट द प्रोडक्ट कॉस्ट की प्रोडक्ट को इवैल्यूट करने के लिए, तो वो ये असाइनमेंट हैंडल कर सकता है क्योंकि यहाँ पर वो कोई ओपिनियन नहीं दे रहा आउटसाइडर को, ये इंटरनल पर्पज़ के लिए अपॉइंटमेंट हुई है। देयरफॉर नॉट गिल्टी अंडर 214। 214 है ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो ओपिनियन आउटसाइडर के लिए रेलिवेंट है। आउटसाइडर मतलब पब्लिक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो गिल्टी होगा 214 में। 215 है फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम डिस्क्लोजर विच इज नेसेसरी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम मिसलीड। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी फैक्ट को डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी था, मैनेजमेंट ने नहीं किया और आपने भी अपनी रिपोर्ट में वो फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया, आप गिल्टी हो जाएंगे 215 में। और इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ याद रखिएगा, किशोरी लाल दत्ता वर्सेस पीके मुखर्जी। प्रोविडेंट फंड के बारे में ये केस लॉ है कि एक कंपनी है, उसने एक ट्रस्ट बनाई है प्रोविडेंट फंड के लिए। कंपनी अपना प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्रस्ट में डिपॉजिट करती है और ट्रस्ट एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए उसको इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक में हो गया या अदर एरिया में। और जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो ट्रस्ट वो पैसा एम्प्लॉय को दे देगी, प्रोविडेंट फंड। तो ट्रस्ट के ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है, रूल है ये, और पीएफ एक्ट का भी रूल है कि जो फंड एम्प्लॉयर ने दिया है, कंपनी ने दिया है ट्रस्ट को, एम्प्लॉय का फंड, प्रोविडेंट फंड, उस फंड से पैसा एम्प्लॉयर कंपनी को नहीं दिया जा सकता एज ए लोन के रूप में। मतलब कंपनी है, कंपनी ने सपोज 10 लाख रुपए दिया ट्रस्ट को कंट्रीब्यूशन, तो ट्रस्ट ना ये पैसा एज ए लोन के रूप में एम्प्लॉयर कंपनी को नहीं दे सकती। यानी कि ये माना जाएगा कि वो पैसा यूज किया जा रहा है। कौन यूज कर रही है? कंपनी एम्प्लॉय का पैसा यूज कर रही है, जो कि प्रोहिबिटेड है। ट्रस्ट इस पैसे का यूज आउटसाइड मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, लाइक शेड्यूल बैंक में इन्वेस्ट करना, कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट करना, डेट मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो इन्वेस्ट करेगी। वो एम्प्लॉयर कंपनी को लोन में नहीं दे सकती। और ऑडिट के समय ऑडिटर को पता चल गया कि लोन दिया गया है, ट्रस्ट ने लोन दिया है एम्प्लॉयर कंपनी को, तो ये फैक्ट डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी था ऑडिट रिपोर्ट में। ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ऑडिटर जीपीएम हो जाएगा 215 में। 216 फेल टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट अपीयरिंग इन द फाइन। मतलब ऑडिटर को बहुत बड़ी गलती पता चल गई थी और उसने रिपोर्टिंग नहीं की उस गलती की, वो गिल्टी हो जाएगा 216 में। एंड 217 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एक जर्नल क्लॉज है जो कि हर के साथ अट्रैक होगा। ये 212 के साथ भी अट्रैक होगा, 215 के साथ भी अट्रैक होगा, 2176 के साथ भी अट्रैक होगा। जो 217 है, 217 क्या है? ग्रॉसली नेग्लिजेंट और विलफुल डिफॉल्ट इन परफॉर्मिंग द प्रोफेशनल ड्यूटी। अगर एक सीए अपनी ड्यूटी को नेग्लिजेंसी से परफॉर्म करता है, नॉट एक्सरसाइज ड्यू केयर इन परफॉर्मिंग द प्रोफेशनल ड्यूटी, ही शैल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 7। तो इससे बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक एक सीए टाइमली बेसिस पर अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहा है क्लाइंट को, जिससे क्लाइंट ना अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा है, तो इसमें ड्यूटी किसने नेग्लिजेंसी दिखाई है? सीए ने, वो गिल्टी हो जाएगा 217 में। लाइक एक सीए बैंक बैलेंस को सर्टिफाई कर रहा है विदाउट एग्जामिन द पासबुक, तो वो 217 में गिल्टी हो जाएगा। तो 215 के साथ 217 भी अट्रैक होगा। लाइक 215 था फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, जो कि उसकी ड्यूटी थी, डिस्क्लोज करना चाहिए था रिपोर्ट में, गिल्टी हो जाएगा 215 में भी। रीड विद 217 भी आपको कोट करना है एग्जाम में। एंड 218 है फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच इज नेसेसरी फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। मतलब हर मैटर के बारे में, चाहे ऑडिट रिपोर्ट में साइन कर रहे हैं,
चाहे आप कोई सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, कोई भी मैटर पर अगर आप ओपिनियन दे रहे हैं तो आपको पहले सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन लेनी है। मतलब आपको सफिशिएंट एविडेंस लेने हैं, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद ही आपको ओपिनियन देनी है। अगर आप बिना इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन लिए किसी मैटर में ओपिनियन दे रहे हैं तो आप गिल्टी हो जाएंगे शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 8। और इसमें क्वेश्चन आता है जनरली कि एक सीए को ना मैगजीन सर्कुलेशन के लिए अपॉइंट किया गया, मैगजीन लाइक इंडियन टुडे की मैगजीन सर्कुलेट होती है, तो उसको सर्टिफाई करना है कि कितनी मैगजीन पब्लिश हुई, कितनी मैगजीन सैंपल के रूप में दी गई, कितनी मैगजीन सेल की गई, कितनी मैगजीन स्टॉक में पड़ी हुई है। तो इसके बारे में आपको एक सर्टिफिकेट देना है। ऑडिटर ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं ली, कोई चेकिंग नहीं की, डायरेक्टली सर्टिफिकेट दे दिया तो वो गिल्टी हो जाएगा 218 में भी और रीड भी 217, क्योंकि ग्रॉसली नेग्लिजेंट है वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को परफॉर्म करने में। तो दोनों अट्रैक होगा 218 एंड 217। एंड 219 है मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर। जो जनरली एक्सेप्टेड लाइक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हो गया, गाइडेंस नोट हो गया, इसका वो डिपार्चर कर रहा है अपने प्रोफेशनल ड्यूटी को परफॉर्म करने में, वो गिल्टी हो जाएगा 219 में। एंड 210 फेल टू केप द क्लाइंट मनी इन सेपरेट बैंक अकाउंट। क्लाइंट की मनी ना, अदर देन रिमरेशन नहीं, मेरा रिमरेशन नहीं, अदर देन क्लाइंट मनी, क्लाइंट मतलब अदर देन रिमरेशन। तो फेल टू केप द क्लाइंट मनी इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट, मतलब अगर आपको क्लाइंट से पैसा मिला, जो क्लाइंट का पैसा, आपका फीस नहीं है, तो उसको सेपरेट बैंक में आपको रखना है, अपने बैंक में मर्ज नहीं करना है, एक अलग से बैंक अकाउंट ओपन करना है जिससे आप मिसयूज ना कर सको। पर्पज यही है। लेकिन अगर कोई मनी रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सपेंस करनी है, लाइक क्लाइंट ने आपको पैसा दिया और उसको आपको ना एक्सपेंस करना है क्लाइंट के पर्पज के लिए, रीजनेबल मतलब शॉर्ट पीरियड में, तो फिर सेपरेट बैंक में रखने की जरूरत नहीं है। या और दूसरा एक और इसमें क्लॉज है कि अगर आप क्लाइंट के पैसे को फेल टू यूज फॉर इंटेंडेड पर्पज के लिए, मतलब क्लाइंट ने आपको जीएसटी पे करने के लिए पैसा दिया था और आपने उसको ना क्लाइंट के किसी दूसरे पर्पज में यूज कर लिया, तो भी आप गिल्टी हो जाए। तो फेल टू केप द क्लाइंट मनी सेपरेट बैंक अकाउंट और फेल टू यूज द क्लाइंट मनी फॉर इंटेंडेड पर्पज विद इन द रीजनेबल टाइम, गिल्टी अंडर 2110। लेकिन अगर क्लाइंट को से पैसा मिला और उसको एक्सपेंस करना है रीजनेबल टाइम के अंदर, तो सेपरेट बैंक में रखने की जरूरत नहीं है, नॉट गिल्टी। देयर आफ्टर ये अपना शेड्यूल 2 पार्ट 1 10 क्लॉज हो गए। शेड्यूल 2 पार्ट 2 जिसमें 4 क्लॉजेस हैं, ऑल सीए, जनरली सीए के लिए। पहला क्लॉज कि अगर कोई भी सीए कॉन्ट्रावेंशन करता है सीए एक्ट का, रेगुलेशन का, गाइडलाइंस का, काउंसिल की गाइडलाइंस का, लाइक गाइडलाइन 2008, काउंसिल गाइडलाइन 2008, वो गिल्टी हो जाएगा शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज नंबर 1 का। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन हैं, आपको याद रखने हैं। रेगुलेशन नंबर 47, प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकता एक सीए अपने आर्टिकल से। रेगुलेशन 8, मंथली बेसिस पर स्टेपन पे करना है, ये प्रिंसिपल की ड्यूटी है, कंपलसरी है, मंथली बेसिस पर स्टेपन पे करना है, ये प्रिंसिपल की ड्यूटी है। एंड क्लॉज नंबर 65 कि अगर आर्टिकल अदर ऑक्यूपेशन में इंगेज होता है तो प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि इंश्योर करना है कि आर्टिकल ने परमिशन ली है कि नहीं अदर ऑक्यूपेशन में इंगेज होने से पहले। 67 है कि अगर प्रिंसिपल मिसबिहेव करता है, मिसकंडक्ट करता है आर्टिकल के अगेंस्ट में, तो आर्टिकल कंप्लेन कर सकता है। 46 है रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल क्लर्क, मतलब प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्मेलिटी है वो इंस्टीट्यूट के पास फॉर्म फाइल हुआ है कि नहीं। अगर वो फॉर्म नहीं फाइल होता है रेगुलेशन 46 में, वो गिल्टी कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा, गिल्टी अंडर 221 रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल क्लर्क। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रेगुलेशन अंडर सीए रेगुलेशन। एंड कुछ सीए एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शन याद रखने हैं। सेक्शन 6 की वही मेंबर प्रैक्टिस कर सकता है जो कि काउंसिल से सीओपी लिया है। अगर आपके सीओपी नहीं है आपके पास तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप गिल्टी हो जाएंगे। सेक्शन 6 का कॉन्ट्रावेंशन 221 में गिल्टी हो जाएंगे। जब भी एक सीए जिसके पास सीओपी आ गई है तो वो जो भी सीए की सर्विस में कवर होती है एरिया सर्विसेज, वो केवल सीए की कैपेसिटी में प्रैक्टिस करेगा, नॉट अदरवाइज। अदर कैपेसिटी में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर आप एक बार सीए बन गए हो और उसके बाद आपकी सीओपी कुछ पीरियड के लिए सरेंडर हो गई क्योंकि आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया था,
तो आप फिर ना अदर कैपेसिटी में प्रैक्टिस नहीं कर सकते विच इज सेपरेबल इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रैक्टिस एज ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, आप गिल्टी हो जाएंगे अंडर 221 में। सेक्शन 6 COP वाला ही प्रैक्टिस कर सकता है। सेक्शन 27 ब्रांच ऑफिस का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन 189 ब्रांच ऑफिस के बारे में। सेक्शन 27 बोलता है कि कोई BCA कितने भी ब्रांच ओपन कर सकता है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग नंबर ऑफ ब्रांचेस, बट हर ब्रांचेस में ब्रांचेस की मीनिंग दी गई कि जहां पर फर्म का नाम अफिक्स है, डिस्प्ले है जिस प्रीमाइसेस में, उसे ब्रांच ऑफिस मान लिया जाएगा। या जिस ऑफिस को हमने रिप्रेजेंट किया एज ए ब्रांच ऑफिस इन द प्रोफेशनल स्टेशनरी लाइक लेटर हेड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में, तो उसे ब्रांच ऑफिस मान लिया जाएगा। हर ब्रांच में एक CA का इंचार्ज होना चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिसिंग CA हो चाहे वो एम्प्लॉय CA हो, और वो एक्टिवली एसोसिएट होना चाहिए, मतलब वो उस एरिया में जहाँ पर ब्रांच ऑफिस है वहाँ पर रिसाइड करता है एटलीस्ट 182 डेज, या फिर वो उस ब्रांच में उसकी अटेंडेंस होती है कम से कम 182 डेज। लेकिन एक्सेप्शन दिया गया है कि 2 केस में ब्रांच का सेपरेट इंचार्ज होने की ज़रूरत नहीं है। पहला एक्सेप्शन सेकेंड ऑफिस के लिए, केवल सेकेंड ऑफिस। अगर फर्स्ट ऑफिस सेकेंड ऑफिस सेम सिटी में, तो दोनों ब्रांच का इंचार्ज एक सिंगल CA हो, या सेम प्रीमाइसेस के अंदर है दोनों ऑफिस, या फिर फर्स्ट ऑफिस और सेकेंड ऑफिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर का है। फर्स्ट ऑफिस से नहीं, फर्स्ट ऑफिस की जो नगर निगम की सीमा है, म्यूनिसिपल लिमिट, उससे 50 किलोमीटर के अगर अंदर है, तो इस केस में दोनों ऑफिस का इंचार्ज एक सिंगल CA हो सकता है। एंड सेकेंड एक्सेप्शन है मेंबर प्रैक्टिसिंग इन हिली एरिया। ऐसे मेंबर जो हिली एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्लेन एरिया में अपनी टेम्परेरी ऑफिस ओपन कर सकते हैं। इस केस में टेम्परेरी ऑफिस के लिए कोई सेपरेट इंचार्ज की ज़रूरत नहीं है, सेपरेट CA नहीं रखना पड़ेगा। ओरिजिनल ऑफिस नीड नॉट बी क्लोज, उसको क्लोज नहीं करने की ज़रूरत है। और जब ब्रांच ओपन करेंगे क्लोज करेंगे इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना है। और टेम्परेरी ऑफिस में फर्म का नाम हम ड्यूरिंग द जब फर्म ओपन रहेगी उसी पीरियड में हम डिस्प्ले कर सकते हैं फर्म का नेम बोर्ड। और एज पर रेगुलेशन 189 और टेम्परेरी ऑफिस मैक्सिमम 3 महीने के लिए ओपन किया जा सकता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक। और एज पर रेगुलेशन 189 जब भी आप कोई भी ब्रांच ऑफिस ओपन या क्लोज करते हैं, अपने को कंपलसरी इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना है विद इन 30 डेज के अंदर फ्रॉम द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ब्रांच ऑफिस। और काउंसिल की इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द काउंसिल गाइडलाइन 2008। लाइक नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट, एक CA मैक्सिमम 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है पर पार्टनर। बट साइनिंग के लिए याद रखिएगा कि अगर एक फर्म में 3 पार्टनर है XYZ, तो फर्म 180 ऑडिट साइन कर सकती है और फर्म के बिहाफ में पूरी ऑडिट एक सिंगल CA साइन कर सकता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर इसने साइन कर दिया तो अब बाकी पार्टनर कोई भी ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। कंपनी ऑडिट 20 नंबर कर सकता है। 20 नंबर में 4 कंपनियों को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है। अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस, अगर प्रीवियस ऑडिटर की ऑडिट फीस अनडिस्प्यूटेड मतलब डिस्प्यूट में नहीं थी, क्लियर थी, अगर अनपेड है तो इनकमिंग ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट सिक यूनिट। अगर वो सिक यूनिट है तो सिक कंपनी है तो ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है। इंडेटनेस के बारे में याद रखिएगा, अगर आप किसी भी लॉ में ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस लॉ में जो इंडेटनेस की लिमिट होगी उससे अधिक है आपकी, तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अगर लॉ में कोई लिमिट नहीं दी गई है इंडेटनेस के, तो अपने को काउंसिल ने लिमिट दी है एक्सीडिंग 10,000। अगर 10,000 से अधिक का अगर इंडेटनेस है या गारंटी या सिक्योरिटी है तो आप उस एंटिटी के स्टेचूटरी ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकते अंडर द रिस्पेक्टिव लॉ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस के बारे में गाइडलाइंस है कि हर प्रैक्टिसिंग CA को कंपलसरी है बुक्स मेंटेन करना है, चाहे उसकी फीस कितनी भी क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। इसके बाद शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज नंबर 221 अपना हो गया 222। ये 222 जो है ना वो एम्प्लॉय CA के लिए है कि अगर एम्प्लॉय CA अपने एम्प्लॉयर की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है
एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो गिल्टी हो जाएगा 222 में, एक्सेप्ट अगर एम्प्लॉयर परमिट करे या फिर इफ रिक्वायर बाय लॉ एंड रेगुलेशन। तो इस क्लॉज का कनेक्शन याद रखिएगा, इंप्लॉय सीए के लिए 222 है, प्रैक्टिसिंग सीए के लिए 211 है। शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 1 प्रैक्टिसिंग सीए के लिए, इंप्लॉय सीए के लिए 222। 223 है, अगर एक कोई भी सीए अगर इंस्टीट्यूट को या उसके अथॉरिटी को, डिसिप्लिनरी कमेटी को, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को, इन सभी को अगर नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, नोइंगली फॉल्स, तो वो 223 में जीपीएम होगा। तो इसका भी कनेक्शन है 132 से, शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2 से। और वहां पर है कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो वो गिल्टी होगा 132 में, गलत इंफॉर्मेशन दिए 223 में गिल्टी। एंड 224 शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज नंबर 4, डिफॉल्टेट्स और एम्बेजलमेंट द मनी रिसीव इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी। अगर आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में मनी मिली है और आप उसको मिस यूज कर रहे हैं, मतलब मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, डिफॉल्टेट्स एम्बेजलमेंट करना, गिल्टी हो जाएंगे अंडर 224 में। और इसका कनेक्शन 142 से है। अगर अदर कैपेसिटी में मनी मिली है, लाइक मैं ट्रेजरर अपॉइंट हुआ हूँ किसी धार्मिक ट्रस्ट का, रिलीजियस ट्रस्ट का, और वहाँ पर मैंने मनी का मिस अप्रोप्रिएशन किया, तो मैं 142 में गिल्टी हूँगा। लेकिन मैंने क्लाइंट का पैसा अगर मिस अप्रोप्रिएशन किया तो मैं 224 में गिल्टी हूँगा। तो याद रखिएगा 224 का कनेक्शन 142 से है, 142 से, अदर मिसकंडक्ट। एंड लास्ट इज द शेड्यूल 2 पार्ट 3, जिसमें एक ही क्लॉज है, अगर कोई भी सीए ऑफेंस करता है, अदर मिसकंडक्ट है, अदर मिसकंडक्ट याद रखिएगा, अदर मिसकंडक्ट के दो है, शेड्यूल 1 पार्ट 4 2 क्लॉज और शेड्यूल 2 पार्ट 3 1 क्लॉज। अगर कोई भी मेंबर, चाहे वो प्रैक्टिस में हो चाहे एम्प्लॉय हो, अगर कोई भी अगर वो ऑफेंस करता है कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट, जिसमें उसको पनिशेबल है एक्सीडिंग 6 मंथ, अगर 6 महीने से अधिक पनिशेबल है तो वो गिल्टी हो जाएगा अदर मिसकंडक्ट अंडर शेड्यूल 2 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 1 में। तो ये अपना पूरा शेड्यूल कंप्लीट हो गया है इंटायरली विथ नोट्स के साथ। नेक्स्ट कंसेप्ट इस टॉपिक का नो योर क्लाइंट्स नॉर्म्स। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2017 द इंस्टीट्यूट हैज प्रिस्क्राइब certain KYC norms to be followed by the every member in practice for its clients। मतलब हर मेंबर को अपने क्लाइंट्स के कुछ KYC मेंटेन करने ज़रूरी है। और इसके लिए ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज़ है, जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस इंडस्ट्रीज़, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने क्लाइंट्स के बारे में, ऑल इंफॉर्मेशन, उनका पैन, उनका आधार नंबर, उनके अगर वो कंपनी है तो उनके डायरेक्टर की डिटेल, प्रमोटर्स की डिटेल, ये सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि अपनी इंस्टीट्यूट भी एक सीए भी सर्विस प्रोवाइडर है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, देयरफॉर उसको केवाईसी नॉर्म मेंटेन करने हैं। तो केवाईसी नॉर्म्स के लिए 3 टाइप के क्लाइंट्स अलग अलग दिए गए। इंडिविजुअल क्लाइंट्स मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, कॉर्पोरेट एंटिटी कंपनी हो गई, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट लाइक HUF हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। तो इंडिविजुअल क्लाइंट के बारे में 2 इंफॉर्मेशन आपको मेंटेन करनी है हर सीए को, जर्नल इंफॉर्मेशन और इंगेजमेंट इंफॉर्मेशन। इंगेजमेंट मतलब आप क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, GST भी ऑडिट कर रहे हैं आप, है ना, इनकम टैक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या क्या इंगेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो जर्नल इंफॉर्मेशन में आपको देखिए क्या क्या रखना है, नेम ऑफ इंडिविजुअल, पैन नंबर और आधार नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बिजनेस डिस्क्रिप्शन एंड कॉपी ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सभी इंफॉर्मेशन जर्नल इंफॉर्मेशन आपको मेंटेन करनी है। और इंगेजमेंट मतलब टाइप ऑफ इंगेजमेंट, मतलब आप क्या सर्विस दे रहे हैं उस क्लाइंट को। कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए जर्नल इंफॉर्मेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ एंटिटी, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ पेरेंट कंपनी इन केस ऑफ सब्सिडरी, मतलब अगर वो सब्सिडरी कंपनी है तो उसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है वो भी आपको रखना है। एंड कॉपी ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड इंगेजमेंट इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ इंगेजमेंट मतलब आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको रखनी है, टाइप ऑफ इंगेजमेंट। और एक और इंफॉर्मेशन आपको मेंटेन करनी है, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन लाइक कंपनी का पैन, कंपनी का सिन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर के नेम एड्रेस, डायरेक्टर का डी नंबर, ये रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन हो गई। और उसके बाद नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए, एंटिटी के लिए जर्नल इंफॉर्मेशन, वही नेम एंड एड्रेस ऑफ एंटिटी, पैन नंबर, बिजनेस डिस्क्रिप्शन,
पार्टनर नेम एंड एड्रेस, उनके पैन, उनके आधार नंबर और कॉपी ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंगेजमेंट इंफॉर्मेशन लाइक टाइप ऑफ इंगेजमेंट। इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है केवाईसी नॉर्म्स का? द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ देयर क्लाइंट एंड कंप्लाई विद द केवाईसी नॉर्म्स, कीपिंग इन माइंड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ चार्टर अकाउंटेंट प्रोफेशन इन इंडिया। ये हमारा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, हमारा स्टैंडर्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ चार्टर अकाउंटेंट प्रोफेशन इन इंडिया। द काउंसिल ऑफ आईसीआई रिकमेंडेड, मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेड सच नॉर्म्स टू बी ऑब्जर्व बाय द मेंबर ऑफ प्रोफेशन हु आर इन प्रैक्टिस। तो अभी थैंक यू टू ऑल। लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रायपुर, एंड कमेंट करिएगा और सजेशन दीजिएगा इस वीडियो में और भी कुछ अगर अच्छा अपन कर सकते हैं तो जरूर अपने सजेशन दीजिएगा। थैंक यू टू ऑल।